स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया ने लगभग 100 साल में पहली बार डिफॉल्ट किया है। कहने का मतलब यह है कि सिंस 1918 अगर आप देखोगे तो रशिया ने कभी भी फॉरेन डेट के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया। 1990s में कुछ ऐसा डिफॉल्ट हुआ था, वो मैं आपकी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन जो फॉरेन से कर्ज लेते हैं, बाहर के लोगों से कर्ज लेते हैं, उसके ऊपर 1918 से के बाद कभी भी अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया। पहली बार ऐसा हो रहा है। ये आप देख सकते हो, रशिया डिफॉल्ट्स ऑन फॉरेन डेट फॉर फर्स्ट टाइम इन अ सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कितना कर्ज लिया गया था, रशिया इसको पे क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। यूपीएससी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से और आसान हो सकती है अगर आप हमारे स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पहला बैच है उसमें इतना ज़्यादा एनरोलमेंट हो गया, इसकी वजह से हमें सेकंड बैच को लॉन्च करना पड़ रहा है। और ये जो सेकंड बैच है दोस्तों 11 जुलाई को स्टार्ट होगा और ये मॉर्निंग में होगा। सुबह 8 बजे ये लाइव जाएगा, हर दिन क्लास। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा सकते हो क्योंकि इसके अंदर सब कुछ लाइव क्लासेस होंगी। आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से MCQ कराया जाएगा हर लेक्चर के बाद, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके, और हर एक चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर बताई जाएगी ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ बढ़िया तरीके से आप कर सकें घर में बैठकर। और इसके लिए इनॉग्रल ऑफर है, दैट इज सिर्फ 19,000 में आप इस कोर्स को ले सकते हो रादर देन 25,000, क्योंकि अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको मैं डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली भी हो क्या रहा है। आपको याद होगा 1918 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था। बोल्शेविक क्या था, जब रशियन एम्पायर को हटा दिया गया उसके बाद से USSR की स्थापना की गई थी। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद 1918 के बाद पहली बार रशिया ने फॉरेन डेट के ऊपर यहां पर डिफॉल्ट किया है। बाहर से कर्ज लिया गया होगा। अब जाहिर सी बात है, सरकार कर्ज कैसे लेती है, भारत में आपने देखा होगा बॉन्ड जारी किया जाता है, तो वैसे ही यहां पर रशिया ने बॉन्ड जारी किया गया होगा और बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये जो इंटरेस्ट है वो रशिया पे नहीं कर पाया और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि उसने डिफॉल्ट किया है। और इसकी वजह से फर्दर जो देश है, जो रशिया है, वो एलिनिएट हो जाएगा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। जाहिर सी बात है, अगर आप मान के चलिए आपके दोस्त का एक ग्रुप है और उसमें से आपने सबसे कुछ कर्ज ले रखा है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपकी जो दूरियां हैं बाकी लोगों से वो बढ़ जाएंगी। तो वैसा ही फर्दर आपको रशिया के साथ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी रशिया के ऊपर काफ़ी सारा सैंक्शंस लगा हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डिफॉल्ट के केस में यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनली इंटरेस्ट देने का जो समय था रशिया के ऊपर वो था 27 मई को, और उसके बाद से क्या होता है 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि 30 दिन और हम आपको दे देते हैं, अगर आप पे कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो यहां पर आपको डिफॉल्टर माना जाएगा। तो संडे को लास्ट डे था कि जब यहां पर रशिया को पेमेंट करना था, लेकिन वो रशिया पेमेंट नहीं कर पाया। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो रशिया के जो डिप्टी स्पीकर ऑफ अपर हाउस हैं वहां पर रशिया के अंदर, उनके द्वारा बोला गया है कि ये एक्चुअल में डिफॉल्ट नहीं है। रशिया अपनी तरफ को डिफेंड कर रहा है, कह रहा है ये डिफॉल्ट नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल है, मैन मेड कोलैप्स है। उनका ये कहना है कि क्योंकि यूरोप और US के जो देश हैं उन्होंने जानबूझकर एक आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की है रशिया के सामने। जो हमारा पैसा है फॉरेन में उसको फ्रीज कर दिया है, जो डॉलर रशिया खर्च कर सकता था उसको फ्रीज कर दिया है, और इसी की वजह से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा रशिया का कहना है। लेकिन यहां पर जो बाकी देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका कहना है कि नहीं, देखिए ये मजबूर किसने किया ऐसा करने के लिए, क्योंकि आपने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया और इसी की वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ा और फाइनली यहां पर ये आप डिफॉल्ट कर रहे हो। रशिया कह रहा है कि ये जानबूझकर आप हमें डिफॉल्टर घोषित करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल में हम डिफॉल्टर नहीं हैं। खैर जो भी है, यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि कितना डिफॉल्ट किया गया है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो रशिया है वो कितना ओन करता है पैसा, कितना कर्ज ओन करता है। देखिए अभी जो रशिया को पेमेंट करना था, इंटरेस्ट पेमेंट करना था, जो रशिया अभी संडे तक नहीं कर पाया, उसका अमाउंट था $100 मिलियन के आसपास। सिर्फ मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट अगर हम देखें जो फॉरेन बॉन्ड्स के थ्रू यहां पर रशिया ने जुटाया था, इट इज $40 बिलियन, और इसमें से आधा पैसा उन्होंने फॉरेनर से लिया था।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फॉरेन बॉन्ड्स जारी किया था जिसकी वर्थ है $40 बिलियन टोटल रशिया का डेट। ठीक है, सिर्फ फॉरेन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, वैसे तो डेट और भी कई सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन यहां पर इसमें से आधा जो है वो फॉरेनर से था, तो ये इतना आपको डेट देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है रशिया के साथ कि अगर आप वॉर स्टार्ट होने के पहले देखोगे तो रशिया का जो फॉरेन करेंसी और जो फॉरेक्स रिजर्व हम कहते हैं, जैसे भारत के अंदर अभी करीब $590 बिलियन के आसपास चल रहा है, तो रशिया के पास ये $640 बिलियन के आसपास था। इनफैक्ट आप लेटेस्ट आंकड़ा देख सकते हो, रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो करीब $582 बिलियन के आसपास आ गया है। भारत इस समय 4th नंबर पर है, हमारे पास $590 बिलियन है, और इसीलिए ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप क्या करिए, अगर मान लीजिए आपका ये रिजर्व जो है उसको फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर ये जो पैसा है वो फॉरेन कंट्री में था। इनफैक्ट भारत का भी जो फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे ना, तो हमारे मतलब बाहर के देशों में हम जमा करके रखते हैं अलग अलग बैंकों में, तो वो जो रिजर्व है उसको फ्रीज कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है रशिया इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए यहां पर एक प्रकार से डिफॉल्ट हो गया है। लेकिन यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो डिफॉल्ट है ये इंटरनेशनल डेट पर है। 100 साल में अगर हम पहली बार देखें, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1918 में, उसके बाद से पहली बार इंटरनेशनल डेट के ऊपर है। क्योंकि डोमेस्टिक डेट के ऊपर आप देखोगे तो रशिया ने डिफॉल्ट किया हुआ है 1990s के समय, लेकिन उस समय इंटरनेशनल मदद से, इनफैक्ट उस समय यूएस ने मदद की थी, मैं आपको आगे और बताऊंगा इसके बारे में, तो उनकी वजह से यहां पर रशिया बच गया और उसको डिफॉल्टर नहीं होना पड़ा, राइट। तो यहां पर अगेन फर्दर आप देख सकते हो जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रशिया डिफॉल्ट करेगा। इनफैक्ट कुछ मैंने पहले वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाया था। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी 80% चांसेस बता दिए थे कि कुछ हफ्ते के अंदर रशिया डिफॉल्ट कर जाएगा। जो रेटिंग एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज, उन्होंने भी बोल दिया था कि ये जो पूरा डेट है वो जंक कैटेगरी में चला गया, जंक टेरिटरी में। अब आपने देखा होगा भारत और कई सारे देश अलग अलग बॉन्ड जो जारी करते हैं, तो ये रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, उनको रेटिंग देती हैं। भारत का रेटिंग B+ या फिर B- है, जैसे भी होता है, तो इस तरह का रेटिंग दिया जाता है। वैसे ही यहां पर जो रशिया का जो बॉन्ड है उसको जंक कैटेगरी में यहां पर इन्होंने ऑलरेडी डाल दिया था। अब क्वेश्चन आता है, आप सोच के देखिए, अगर आप फॉरेनर हैं, सपोज भारत में कोई बैठा व्यक्ति है, अगर उसने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है, उस केस में क्या करेगा वो? अब तो उसका पूरा डिफॉल्ट हो गया, क्या उसका पूरा लॉस हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। देखो यहां पर कुछ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह काम करता है। मान लो किसी देश ने, किसी ने यहां पर पेमेंट नहीं कर पाया, वो डिफॉल्ट कर गए, तो कुछ हद तक आपको पैसा जो है वो रिटर्न हो सकता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज के तौर पर काम करता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 7 जून को क्रेडिट डिफॉल्ट डिटर्मिनेशन एक कमिटी है, एक ग्रुप है इंडस्ट्री, बैंक और इन्वेस्टमेंट फंड्स का, उन्होंने यहां पर कहा था कि रशिया जो है वो पेमेंट करने में असफल हुआ है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया गया था कमेटी के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है ना कि वैसे हम सबको पता है कि रशिया ने डिफॉल्ट कर दिया है, लेकिन एक फॉर्मल जो तरीका होता है कि इसको डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि एक बार फॉर्मल तरीके से डिफॉल्ट घोषित हो गया, जो जिन लोगों का पैसा यहां पर बकाया था उनको पैसा इंश्योरेंस के माध्यम से मिल जाता है, एक प्रकार से आप यूं समझिए। तो फॉर्मल तरीका क्या होता है कि 25% से ज्यादा बॉन्ड होल्डर्स अगर बोल देते हैं कि उनको उनका पैसा नहीं आया है, इंटरेस्ट अमाउंट या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो नहीं आया है, तब यहां पर उसको डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। और अगर उसको डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसके बाकी के भी जितने फॉरेन बॉन्ड्स हैं उसको भी घोषित कर दिया जाएगा। ये सिर्फ जो अभी वाला बकाया था वही नहीं, जितने भी बाकी बॉन्ड्स हैं उनको डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा, और यहां पर जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कोर्ट जजमेंट पर जा सकते हैं और एक प्रकार से पेमेंट लेने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब कि इंश्योरेंस वाले तरीके के माध्यम से। एक्चुअली अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखोगे तो जो इन्वेस्टर होता है और जो डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट होती है, इस केस में यहां पर रशिया है डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समझौता हो जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि रशिया के साथ तो हमें डील ही नहीं करना है, क्योंकि वेस्टर्न देशों ने सैंक्शंस लगा रखा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डील नहीं कर सकते रशिया के साथ, और इसलिए इस समय जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, और इसीलिए अभी तक उनको उनका पैसा नहीं मिल पाया। अब देखते हैं, एक तरीका होता है उनको वापस से कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई देश डिफॉल्ट करता है उस केस में क्या होगा। देखिए, एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि कोई भी देश अगर डिफॉल्ट कर दिया, मान लो भारत ने पैसा लिया था, हम नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हम बॉन्ड मार्केट से बोरो नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी
बात है, क्या आप अपने किसी दोस्त को या किसी को भी पैसा दोगे अननोन पर्सन को, जिस आपको ऑलरेडी पता है कि उसने डिफॉल्ट किया हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा, आप नहीं दोगे। तो वैसा ही देश के साथ भी होता है। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए वो नहीं कर पाएगी, हाँ अपने घर में जरूर कर सकती है। अगर मान लो रशिया चाहे तो जो बॉन्ड अपने ही लोगों में जारी कर सकती है अपने ही देश के अंदर, तो उस केस में ज़्यादातर क्या होता है कि जो रशियन बैंक्स हैं वही यहाँ पर बॉन्ड को खरीदते हैं। अपने देश में भी देखा होगा, आरबीआई बॉन्ड देती है भारत सरकार को पैसा जुटाने के लिए, और यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम है वो बॉन्ड को खरीदता है ज़्यादातर। तो वैसा कुछ यहाँ पर जो है हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाया गया है रशिया के ऊपर और ये जो डिफॉल्ट हुआ है उसकी वजह से आपने देखा होगा ऑलरेडी जो कई सारे फॉरेन कंपनीज हैं वो रशिया से जा चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स हो गया, वो ऑलरेडी चली गई थी और उसको मैकडॉनल्ड्स को उन्होंने रिनोवेट करके कोई दूसरा नाम दे दिया है, रशियन नाम दे दिया, उसको चलाया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी जो रशियन कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो वहाँ से जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय रशिया में तो इसका ट्रबल आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफॉल्ट है वो फर्दर क्या करेगा कि रशिया को आइसोलेट कर देगा पूरे इस सिस्टम से। लेकिन इसका मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि इसका कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल मार्केट पर, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 1998 में मैंने आपको बताया था ना कि 1990s में जो रशिया ने डिफॉल्ट किया था, डोमेस्टिक डिफॉल्ट किया था, तो उस समय क्या था कि डोमेस्टिकली यहाँ पर यूएस की एक काफ़ी बड़ी हेज फर्म थी जिसका नाम था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, वो रशिया के अंदर थी, तो उसको वो पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यूएस को लगा कि हमें बेल आउट कराना चाहिए, तो यूएस ने यहाँ पर काफ़ी हद तक मदद किया था और जो डोमेस्टिक डिफॉल्ट है वो बचाया था, रशिया को वहां से कहीं ना कहीं निकाला था। लेकिन वैसा असर आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का ये कहना है कि एक्चुअल में जो मेन इंपैक्ट है वो हमें वॉर की वजह से देखने को मिल रहा है। ह्यूमन सफरिंग जो हो रही है, फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। रशिया का ये जो डिफॉल्ट है वो थोड़ा बहुत और आइसोलेट कर देगा रशिया को, अदरवाइज जो जिस तरह से चीज़ें चल रही थी वैसे चलती आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता था कि रशिया पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है वो जो है आपका रिजर्व करके रखा हुआ है, यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर क्या बता सकते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। अगर आपको टर्म नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, इन चार में से कौन सा डेरिवेटिव सिक्योरिटीज है आपको बताना चाहिए। तो अगर आपको पता है इसका डेफिनेशन डेरिवेटिव सिक्योरिटीज तो आप इसको कर पाओगे। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे एनरोलमेंट होता जाएगा यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो एज सुन एज पॉसिबल आप हमारे कोर्स को अवेल करिए। 11 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रोज सुबह 8 बजे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।